नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 5वां दिन है। रूस के हमलों से यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन यूक्रेन ने भी लड़ाई में हथियार अब तक नहीं डाले। रूस के खिलाफ यूक्रेन को यूरोपीय देशों का समर्थन भी मजबूत करता जा रहा है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की मार पड़ रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ लड़ाई छिड़ने के बाद आज पहली बार रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए एक जॉइंट टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं। बेलारूस में दोनों पक्षों की बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों ओर से तेवर कड़े ही नजर आ रहे हैं और स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि रूस ने अपने परमाणु हथियारों को तैयार भी कर दिया है। इसलिए सवाल पब्लिक का आज ये है कि, और पूरे बहस का मुद्दा ये है कि यूक्रेन संकट का अंजाम होगा क्या? क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? मैं आज पब्लिक के सवाल उठाऊंगी और ग्राउंड के हालात को भी आपके सामने समझाऊंगी। मेरे साथ यहां स्टूडियो में यूक्रेन के हालात को समझाने वाले एक्सपर्ट्स भी थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे। लेकिन आज सवाल पब्लिक का शो शुरू करें उससे पहले देखते हैं दिन भर की 3 बड़ी खबरें। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये दिन की दूसरी बड़ी मीटिंग है। सुबह भी एक ऐसी मीटिंग हुई थी। इसके पहले आज दिन में हुई बैठक में 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला लिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, मोल्डोवा जाएंगे, किरण रिजिजू स्लोवेनिया जाएंगे और हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड की तरफ रवाना होंगे। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के काम पर लगातार काम हो रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 8000 भारतीयों को सकुशल वतन वापसी लाया गया है। और इतना ही नहीं, आज तक यूक्रेन से 6 फ्लाइटें लगभग 1400 छात्र वापस लेकर आ चुके हैं। साथ ही 10 बसें यूक्रेन के अंदर जाकर छात्रों को लेकर बॉर्डर पर आई हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, मणिपुर में आज पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। 38 विधानसभा सीटों पर 5 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिमी इम्फाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। उधर आज गोरखपुर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और इस रोड शो में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा, क्योंकि ये गोरखपुर का इलाका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत से खास बात की योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सवाल सवाल पब्लिक का। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। एक युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, तो दूसरा युद्ध अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने का हो रहा है। और भारत जैसे देश भी इस युद्ध में इसी तरह से शामिल है। इन हालातों पर पब्लिक के जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो है, क्या यूक्रेन पर कूटनीति की संभावना अभी कुछ भी बची हुई है? दूसरा बड़ा सवाल, रूस का परमाणु अलर्ट क्या विश्व युद्ध की नौबत ला सकता है? तीसरा बड़ा सवाल, ऑपरेशन गंगा में 4 मंत्रियों की जो इस वक्त ड्यूटी है रेस्क्यू मिशन की,
क्या वो तेज करेगी इस रेस्क्यू मिशन को? इस युद्ध के हर पहलू पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराती हूं। मारूफ रजा टाइम्स ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। वीबी सोनी पूर्व राजदूत हैं यूक्रेन के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और विशंबर दयाल जी ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत के स्टूडियो में और सवाल पब्लिक का शो पर। यूक्रेन के हालातों के बीच भारतीयों का रेस्क्यू करने वाले मिशन में जब सरकार के 4 मंत्रियों का स्पेशल ड्यूटी जो मिली है उसमें जो मंत्री जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये हर युद्ध में इस तरह का संकट किसी भी देश पर होता है? मैं मारूफ रजा जी के पास जाना चाहूंगी और पहला सवाल उनसे पूछूंगी। मारूफ जी, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहीं कहीं ये पता चल रहा है कि बच्चे वापस तो लाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो वहां अभी भी फंसे हुए हैं नाराज नजर आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हर युद्ध में इस तरह के सूरत हाल होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिस इलाके में जहां युद्ध लड़ा जा रहा है उधर किस किस्म से भारत की आबादी होती है, और जब ये न्यूज और ये विषय जो है हमारे सामने चिंता के लिए एक विषय बन जाता है। अभी कुछ साल पहले आपने याद रखा होगा कि यमन में जब बहुत कुछ सऊदी और यूएई बॉम्बिंग हुए थे, तब जनरल वीके सिंह साहब जो एमओएस थे विदेश मंत्रालय में, तब वो वहां पर जाके भी उन्होंने मेरे याददाश्त से करीब 26 देशों के लोगों को निकाला था, भारतवासियों के अलावा। तो भारत का ये ऐतिहासिक एक पोजीशन रहा है। जब इराक पे भी जब हमला हुआ था 1990-91 में, तब भी भारत ने बहुत से भारतवासियों को वहां से इवैक्यूएट किया था, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में जैसे आप जानते हैं कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा तादाद में। लेकिन अभी भी यूक्रेन में जो आप देखती आई हैं, इसमें 2-3 चीज मेरी नजर में आती हैं। एक तो ये जो 1000-1500 निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 20 हजार जो आबादी वहां पे हमारी स्टूडेंट्स की थी और अभी भी है, उन सबको उम्मीद है कि कभी ना कभी निकाला जाएगा, और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो जब आएगी जब वो वापस भारत की धरती में आके खड़े होंगे। क्योंकि लड़ाई के मैदान में फंसना और जिस चीजों से उनको तकलीफ आ रही है, वो जो दोहराते आए हैं टीवी के ऊपर, वो किसी के लिए भी बहुत चिंताजनक हालात होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, और ये अभी तक इसमें ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, कि हम तो यूक्रेन के वेस्ट साइड में जुड़े हुए देश, चाहे पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, चाहे वो मोल्डोविया की भी बात हो रही है, तो वहां से तो हमारे राजदूत निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बेचारे लगे हुए हैं। कुछ लोग थोड़े सुस्त थे, अब वो भी चटक हो गए होंगे, क्योंकि मंत्री आने वाले हैं। तो मंत्री आने से तो फिर उनका चटक भी होना होगा, लेकिन उनका अटेंशन भी इधर उधर जाएगा, क्योंकि मंत्री जी कुछ और मांगेंगे, उनका जो राजदूत था उसका कुछ और प्लान था। तो लेकिन रशिया के अंदर भी जो हमारे कुछ लोग जो ऐसे शहरों में फंसे हैं जो रशिया की सीमा से जुड़ी हुई जगह हैं, वहां से भी हम लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के साथ अभी भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं नविका जी, की जो बातचीत चली हुई है, मैंने पिछले हफ्ते भी इसके बारे में लिखा था और मैं कहता आ रहा हूं कि लड़ाई के दौरान में बातचीत की गुंजाइश रहती है, और वो बातचीत ही लड़ाई को, जब बातचीत फेल होती है तब लड़ाई शुरू हो जाती है, जब बातचीत सक्सेस होती है तब लड़ाई खत्म हो जाती है। तो लड़ाई को अगर रोकना है, खत्म करना है, तो आपको बातचीत को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब किस किस्म का समझौता होगा वो हमें देखना पड़ेगा। यूक्रेन ने मैक्सिमम पोजीशन ले रखा है कि रशिया बिल्कुल वापस चले जाए अपने सैनिकों को लेके। ये तो नहीं होगा, ये असंभव है। अगर होता ही ऐसा तो रास्ता घुसता ही नहीं उनके अंदर। लेकिन रशिया का जो पोजीशन है कि कोई 2-4 उनकी मांगे हैं जिससे वो लड़ाई रोकेंगे। अब वो क्या
ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया का प्रभाव परमानेंटली रहेगा, जो ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा, क्या यूक्रेन का बंटवारा होगा या ना होगा, ये अगले 5-6 दिन में होंगी। पहली मीटिंग के अंदर ये सब चीज नहीं सॉर्ट सही आउट कहा होगी। आपने और मारूफ तीसरी रजा चीज साहब तो के पहली मीटिंग में पूरा ब्रेक थ्रू होना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। लेकिन इस वक्त हमें उम्मीद ये रखनी पड़ेगी कि जो बेलारूस में इस वक्त मीटिंग चल रही है उसमें कम से कम कुछ हद तक बातचीत के रास्ते खुलेंगे। उधर प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है। नई तस्वीरें आ रही हैं लोक कल्याण मार्ग से, उसमें जनरल वीके सिंह, डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री, उनके अलावा विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञ, फॉरेन सेक्रेटरी हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे मंत्री हैं। यहाँ पर डॉक्टर पीके मिश्रा भी हैं जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी मौजूद हैं। किरण रिजिजू जी केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में ये जो चारों मंत्रियों को भेजा जा रहा है सब दूसरे देशों में, तो इसकी पूरी रणनीति एक तरह से तय हो रही है, क्योंकि सारे मंत्री जाने वाले हैं ताकि ये जो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्रोसेस है ये गति पकड़ सके। यूक्रेन के हालातों के बीच भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन गंगा मिशन लॉन्च हुआ है, उस मिशन में जो 4 मंत्री स्पेशल ड्यूटी के तहत जा रहे हैं, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा की तरफ जा रहे हैं। हम आपको ये मैप दिखाएंगे कि ये है यूक्रेन, और यूक्रेन के पश्चिमी तट पर ये सारे राज्य हैं। रोमानिया में जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहां किरण रिजिजू जाएंगे पोलैंड की तरफ और स्लोवाकिया की तरफ, और इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी हंगरी की तरफ जा रहे हैं, और वीके सिंह पोलैंड पहुंचकर वहां से रेस्क्यू मिशन लेकर आएंगे। तो ये जहाज जा रहे हैं वहां से यूक्रेन में पड़ते हुए हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करके वापस लाने के लिए। और चारों मंत्रियों की ब्रीफिंग भी चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, और प्रधानमंत्री की इस वक्त एक अहम बैठक है। मैं पूछना चाहती हूं अपने विशेषज्ञ जो यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ, मैं पूछना चाहती हूं मेजर जनरल जीजी द्विवेदी से। मारूफ रजा साहब ने बहुत सही कहा था कि शायद पहली ही दौर की बातचीत में कोई भी मसला हल हो जाए ऐसा मुश्किल ही होता है, लेकिन ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही है बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच में, काफी घंटों से चल रही है। क्या अनुमान लगा सकते हैं हम कि कम से कम कुछ रास्ता निकालने की कोशिश? देखिए नविका जी, युद्ध होता है जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, और युद्ध के कारण भी होते हैं, क्योंकि जो भी युद्ध होता है उसमें कुछ लक्ष्य होते हैं युद्ध करने वाले। तो जो अभी इस टाइम रशिया के कुछ लक्ष्य थे और वो लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए, और इसी प्रकार यूक्रेन के भी अपने लक्ष्य हैं। और जिस प्रकार युद्ध की जो प्रक्रिया है जो जैसे अनफोल्ड हुई है, तो वो जो युद्ध है वो रशिया के मुताबिक नहीं हुआ है। उनका ये हिसाब था कि 3-4 दिन में वो यूक्रेन में उनकी कैपिटल कीव के ऊपर कब्जा कर लेंगे और 5-7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा। वो नहीं हुआ है। तो अभी क्या है कि बीच में ये पॉज आया है डायलॉग का, क्योंकि आजकल के युद्ध में युद्ध भी होता है और बातचीत भी चलती रहती है। तो बातचीत जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं तो ये मुनसर करता है कि ग्राउंड पोजीशन क्या है आपकी। तो इस टाइम ग्राउंड पोजीशन कुछ क्लियर नहीं है, बहुत धुंधली है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि रशिया का पलड़ा भारी है या यूक्रेन का भारी है। तो दोनों अपने अपनी अभी बार्गेनिंग पोजीशन पर हैं। तो जैसे यूक्रेन का ये संभव था कि देखो आपने आक्रमण किया है तो आप पहले वापस जाइए, तब युद्ध विराम की बात हो सकती है। साथ ही साथ तो उन्होंने थोड़ा और भी पैकेज लगाया कि क्राइमिया को भी वापस करो, और जो नए जो देश बनाए हैं डॉनबास और लुहांस्क, उनको भी आप वोकेट करो। तो ये एड ऑन है। उधर रशिया की अपनी डिमांड्स होंगी कि वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी उनकी ठीक हो, नेटो इसके यूक्रेन के ना आए। तो जब बात होती है, पहली शुरुआत होती है,
तो ये साइजिंग अप होती है, एक दूसरे का देखते हैं कि बॉटम लाइन क्या है, पर इसमें कोई कितनी गुंजाइश है नेगोशिएशन की। तो बेसिकली ये जो पहली राउंड मीटिंग की हुई है उसमें सब लोग ये देख रहे होंगे, यूक्रेन देख रहा होगा कि रूस कितने मूड में है नीचे उतरने के, और रूस दूसरी तरफ ये अंदाजा लगा रहा होगा कि यूक्रेन में अभी कितनी क्षमता बाकी है होल्ड आउट करने के लिए। क्योंकि ये तो तय है, जैसा आपने कहा कि रशिया ने सोचा था कि 4-5 दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तक बड़े शहरों पर उन्होंने कंट्रोल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं दर्शकों कि यूक्रेन पर जमीनी लड़ाई कहां कहां छिड़ी हुई है। कीव के अलावा ये चेर्नोबिल, कोनोटॉप, सूमी, खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क और बेडनियरांस्क में ये लड़ाई चल रही है। ये सारे एरियाज आपको हम मैप पर दिखा रहे हैं। खेरसोन में भी है, मेलिटोपोल में भी है, और अनेरहोडर, ये वो जगह हैं जहां रूस के हमले हुए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में आम लोगों के दलेरी की कुछ खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ कीव से जुड़ रहे हैं हमारे खास विशेषज्ञ जो हमें ताजा सूरत हाल बताएंगे कि वहां जमीन पर क्या चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस वक्त कीव में आपको क्या ताजा खबरें आ रही हैं, और मैं पूछना चाहती हूं आप जितने भी हिंदुस्तानी वहां पर हैं वो सेफ हैं, आप ठीक ठाक वहां आपके लिए कोई जगह, महफूज जगह आपको मिल पाई है, और इंडियन एम्बेसी से आपका संपर्क बना हुआ है या नहीं? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, मैं पूछ रही हूँ इस वक्त कीव में सूरत हाल किस तरह के हैं? मैम कीव से हम थोड़े दूर पे हैं, हम नेपर सिटी में हैं, और ये वहाँ का लोकेशन है, ये है यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई है, और ये है बेका कीव से ये आप ये सारे जगह, और इसके उस तरफ कंटिन्यूअसली वार्स भी हुए हैं जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। जी, तो आप वहां पर कितने हिंदुस्तानी हैं और आप लोग वहां पर सेफ हैं, आप महफूज हैं? जी, हम लोग अब फिलहाल ठीक है, और हम लोग यहाँ पे करीब 500 से 550 बच्चे हैं। अच्छा, कोई इंडियन एम्बेसी से आपका संपर्क जारी है? क्योंकि आज सुबह एक एडवाइजरी में रेलवे स्टेशन जाकर कुछ लोगों को निकाला गया है। मैम हम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बने होने के लिए, मैं बट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, और जल्द से जल्द कंटिन्यू हो जाए कि हम लोग जल्दी से यहाँ निकाले जाए। संपर्क में है इंडियन एम्बेसी आपके? हाँ मैम, कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंटरमोस्ट कंपनी, वो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट उनसे कर रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें। चित्रांश जी, मैं समझती हूँ आप वॉर जोन में है और नेटवर्क भी खराब है और आप लोग तनाव में भी होंगे, लेकिन भरोसा रखिए, हम लोग यहाँ सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग सकुशल वापस लौटें, और इंडियन एम्बेसी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है आप लोगों को निकालने की, लेकिन आपके साथ कुछ और लोग हैं और वो सब इस वक्त सेफ हैं? हाँ मैम, मैं बंकर में है, मैं बंकर से बाहर आके आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे काफी ठंड भी है। अच्छा, तो बंकर के बाहर जहां आप जिस इलाके में खड़े हैं वहां कोई इस वक्त सामान्य स्थिति है? हाँ मैम, अभी सामान्य स्थिति है, अभी कोई चीजें हुई नहीं है अगले घंटे से, बट सायरन का अलर्ट हुआ था लास्ट हाफ एन आवर पहले। अच्छा, और आप लोगों को वहां खाने पीने की सुविधाएं कुछ मिल रही हैं? हाँ मैम, अभी खाने के लिए है, लोगों ने स्टोर किया था जो चीजें अवेलेबल है फिलहाल हम लोग के पास।
चित्रांश जी, आप बिल्कुल डटे रहें और अपना मनोबल बनाए रखें। हम आपसे दोबारा कोशिश करते रहेंगे बात करने की। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे ख्याल से लिंक टूट गया है। चित्रांश जी हमारे साथ हैं, सोनी साहब भी हैं हमारे स्टूडियो में, द्विवेदी साहब भी हैं। पूछिए आप सवाल। चित्रांश, आप नाइपर के ईस्ट में हैं या मतलब यूक्रेन में कीव के ईस्ट में हैं या वेस्ट में या साउथ में? किस तरफ है आपको? आपका शहर का नाम मुझे ठीक से सुना नहीं। ईस्ट में है। ईस्ट में हो सर, ईस्ट में है। और पल्टोवा के नजदीक हो या पल्टोवा से भी ईस्ट में है? जी, पल्टोवा से ईस्ट में है। ईस्ट में, पल्टोवा से भी ईस्ट में है। बॉर्डर के करीब हूँ। मतलब आप लुगांस बॉर्डर के करीब हूँ। जी जी, मतलब आप बिल्कुल आप तो खरकीव से अगर किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ, अगर खरकीव से नीचे लाइन जाए मरियापोल को तो आप तो उसके भी ईस्ट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ओहो किलोमीटर के रेंज में हैं। आप लोग देखिए, मतलब मैं सिर्फ इतनी सलाह दे सकता हूं कि वहां से अभी आपको भी मालूम है कोई चीज निकल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके चारों तरफ थोड़ी देर में, क्योंकि जो डोनबास का रीजन है उधर खार्किव में भी है, उधर नीचे मारियोपोल में भी युद्ध चल रहा है और वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लुहांस्क और डोनेट से 15-20 किलोमीटर अंदर भी आ गई होंगी उनकी फोर्सेस। तो जहां पे हो वहां आप कम से कम एक इंडियन फ्लैग लगा दें जहां भी हो। कम से कम अगर कोई भी ऐसा लगे कि शहर में सेना घुस गई है तो इंडियन फ्लैग जरूर लगा देना, क्योंकि रशियंस इंडियंस को कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं मानना है। और हवाई हमलों से बचने की कोशिश करना जितने स्टूडेंट को आप बचा सकते हो, क्योंकि एम्बेसी भी शायद हो सकता है कीव से निकल जाए रात को, या उनका छोटा मोटा एलिमेंट और कम्युनिकेशन जैसे टूटेंगे। बहुत सही बात कही यहाँ पर सोनी साहब ने कि आप भारत का फ्लैग लगा दीजिए। हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं कीव से भी, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से भी, जहां जहां भारत के फ्लैग लगे हुए थे वहां पर रशियंस ने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं कहा। हम आपको वो दृश्य भी दिखाना चाहेंगे जहां पर भारत के फ्लैग्स लगे हुए हैं खिड़कियों पर मेडिकल सेंटर पे। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगी अगर हम वो वीडियो चला सके। ये बोकोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है जो आप देख रहे हो। ये चोक्लोविस्की बॉलीवुड के पास है। आप देख सकते हो यहाँ जगह जगह पे इंडियन स्टूडेंट्स ने फ्लैग लगाए हुए थे जिससे उन्हें कोई क्षति न हो। अभी कल तक ये पूरा भरा हुआ था आधा। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जो बेसमेंट में यहाँ पे रहते थे। आज सुबह जैसे ही नई एडवाइजरी एम्बेसी की आई है, वो सारे स्टूडेंट्स आज ट्रेन पकड़ के चले गए वापस। पता नहीं शायद यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर पे गए। अभी कोई यहाँ पे है नहीं। मैं एक भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडियन देख नहीं रहा हूँ आज अभी। ये बोकोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है जो आप देख रहे हो। ये चोक्लोविस्की बॉलीवुड के पास है। आप देख सकते हो यहाँ जगह जगह पे इंडियन स्टूडेंट्स ने फ्लैग लगाए हुए थे जिससे उन्हें कोई क्षति न हो। अभी कल तक ये पूरा भरा हुआ था आधा। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे थे जो बेसमेंट में यहाँ पे रहते थे। आज सुबह जैसे ही नई एडवाइजरी एम्बेसी की आई है, वो सारे स्टूडेंट्स आज ट्रेन पकड़ के चले गए वापस। पता नहीं शायद यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर पे गए। अभी कोई यहाँ पे है नहीं। मैं एक भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडियन देख नहीं रहा हूँ आज। माफ कीजिएगा मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब, आपने उनसे बात की और आपने बहुत सही सलाह दी उन्हें। और ये वीडियो हमें मनीष दवे जी ने भेजा है जो वहाँ कीव में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। रेस्टोरेंट का नाम है साथिया, और साथिया रेस्टोरेंट में उन्होंने बहुत से लोगों को पनाह भी दी और उन्होंने ये वीडियो खींचकर हमें भेजा है और कहा है कि इस हॉस्टल में और इस मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इंडियन स्टूडेंट्स थे और उन्होंने वही झंडे लगाए। तो आपकी बात से बिल्कुल वो स्ट्रैटेजी वहां पर नजर आ रही थी और वहां रूस की मिलिट्री ने या किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया और कीव से निकाला जा चुका है उन बच्चों को आज सुबह। लेकिन ये जरूर है कि जिस जगह पर चित्रांश से बात हो रही थी शायद वो बहुत ईस्ट में है और वहां पहुंचना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हम कुछ और डिटेल शेयर करना चाहते हैं अपने दर्शकों के साथ। यूक्रेन को दुनिया
बहुत बड़ी चुनौती का सामना करते देख रही है। भारत और चीन के डिप्लोमेटिक बैलेंस की जो पोजीशन ली है, ऐसे में पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है। पुतिन ने अब अपनी सेना को न्यूक्लियर अलर्ट मोड पर रख दिया है। रूस की परमाणु ताकत की बात करें तो 2021 में उसके पास तैनात वॉरहेड 1625 थे, अन्य वॉरहेड 4630, यानी रूस के पास 6255 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। 2021 में परमाणु वॉरहेड के अगर आंकड़े हम देखें तो ऐसा माना जाता है जैसे रूस के पास 6255, अमेरिका के पास 5550, चीन के पास 350, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, भारत के पास 156, पाकिस्तान के पास 165 और इजराइल के पास 90 के करीब है। तो ये सारे देशों को अगर आप देखें तो रूस के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, और शायद ये एक मुद्दा है जिससे कहीं ना कहीं दुनिया भर में कुछ ना कुछ परेशानी और कुछ ना कुछ फिक्र जरूर है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि रूस और रशिया के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में आज बेलारूस में रूस यूक्रेन की बात जो हुई है, अब तक वहां से कोई नतीजा सामने नहीं आया है। 36 देशों ने रूस के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो दबाव रूस पर बढ़ रहा है। मतलब 36 देश कहीं ना कहीं युद्ध पर एक्शन ले रहे हैं, नजर आ रहे हैं लेते हुए। पूर्वी यूरोप में रूस के साथ बेलारूस जैसा देश खड़ा हुआ है, और ये इस वक्त जो बातचीत चल रही है इसमें नतीजा कुछ निकलेगा कि नहीं कहा नहीं जा सकता। छोटे छोटे देशों ने यूक्रेन को मौन समर्थन दिया है। यूएनएससी में चीन को छोड़ 3 देश रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं, और इसके अलावा नेटो ने कहा है कि यूक्रेन को एयर स्पेस ब्लॉक सिस्टम देंगे। रूस के मिसाइल अटैक को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है यूक्रेन। रूस यूक्रेन से लौटा है तो पुतिन की नाक का सवाल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई बातचीत में कोई डायरेक्शन नहीं निकलता तो दोनों तरफ से नाक की लड़ाई चल रही है। और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में अगर आगे बढ़ा तो न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि बहुत मैं सनसनीखेज तरीके से बताऊं, लेकिन ये एक डेंजर है, और इसीलिए दुनिया में ये एक उम्मीद की जा रही है कि इन बातचीत के जरिए कुछ हल निकल जाए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से नरमी अगर कोई भी नहीं दिखाएगा तो ये बात आगे बढ़ेगी। चीन इस पूरी लड़ाई में अपने मौके की तलाश में है, और अगर युद्ध नहीं रुका तो ये आगे कहां तक जाएगा, ये सवाल मैं इससे पहले कि सोनी साहब के पास जाऊं, मारूफ रजा के पास फिर से जाना चाहती हूं। क्या न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा इस वक्त दुनिया के ऊपर लाइव और बहुत अहम मुद्दा है? हाँ नविका जी, आपने वही सवाल पूछा जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। देखिए, न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो डिटेरेंस के लिए होते हैं, यानी कि वो हाथी के दांत हैं, दिखाने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। और ये भी समझना जरूरी है, चाहे रूस के पास 4,500 या 5,000 न्यूक्लियर हथियार हो या हिंदुस्तान के पास 150 हथियार हो, आपके पास उतने होने चाहिए जो आपकी मिनिमम डिटेरेंस के लिए जरूरत है। और हमारे पास 150 भी परमाणु हथियार जो हैं वो भी भारत की प्रोटेक्शन या रक्षा के लिए काफी है, क्योंकि जो भी देश अगर रूस पे या रूस किसी और को धमकी देगा तो रूस को भी ये समझ के चलना चाहिए कि उन सब के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि रूस के भी कई शहर और कई इंस्टॉलेशन वो देश चाहे 200 या 400 हथियार है उससे भी खराब और बर्बाद कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर धमकी से हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या रूस और पुतिन साहब कहाँ रुकेंगे। देखिए, उनका 2 किस्म का लक्ष्य था।
एक तो यूक्रेन पे कब्जा कर कर और नेटो को अपने से दूर रखना अपनी सीमा से जहां तक, लेकिन नेटो के कुछ देश उनकी सीमा से वैसे भी जुड़े हुए हैं जो पुराने यूज के हिस्सा थे, जैसे इस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह हैं। तो अभी यहाँ पे पुतिन साहब ने खाली नेटो को अपनी आंख दिखा दी और उनको दिखा दिया दुनिया के सामने कि वो ऐलान कर सकते लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो इसलिए अभी पुतिन वहां से तो बिल्कुल दुम दबा के निकलेंगे नहीं। अगर निकल गए तो उनको उनके देश पे सूली से लटका दिया जाएगा, क्यों आपने करा क्यों ये कांड और आपने क्यों नुकसान किया इतने इंसानों का लाइफ का। तो इसलिए वो कम से कम मेरे हिसाब से जो एग्रीमेंट पे एग्री करेंगे कि जहां तक उनकी सेनाएं पहुंची हैं उस इलाके को छोड़ेंगे नहीं। जैसे अंग्रेजों की मदद से पाकिस्तान पीओके में पहुंच गया था और वहां से 75 साल से बैठा हुआ ही है, तो ना उनको हम निकाल सकते हैं ना वो निकलने को तैयार हैं। तो यही हालत यूक्रेन में होगी, ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन के बीच। मैं सोनी साहब से पूछना चाहती हूँ। सोनी साहब, मारूफ रजा साहब विशेषज्ञ हैं और उनका कहना है कि परमाणु हथियार खाने के दांत नहीं है, दिखाने वाले दांत हैं। आप इससे सहमत हैं कि जो न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात हो रही है, या आज रूस ने ये ऐलान भी किया है कि पूरी तैयारी है न्यूक्लियर रेडीनेस की, आप समझते हैं कि ये दिखाने के दांत है? मैं मारूफ साहब से बिल्कुल ही सहमत हूं, क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का कितने डेंजर है, ये सिंबॉलिक है और कुछ नहीं है। अब ये है कि मेरे विचार में जो इन्होंने अभी पब्लिसिटी की है और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, वो नेसेसरीली यूक्रेन के लिए नहीं है। उनके लिए शायद यूक्रेन में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वार्निंग है नेटो एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने को कि आप हमको ज्यादा धकेलोगे तो इसका अंजाम है वो आपको भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फॉलआउट जो होता है वो दूर दूर तक चला जाता है, जैसे कि आप चेरनोबिल की बात रखते हैं। सो मेरे विचार में हमको इसको इजीली तो नहीं लेना चाहिए। एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी भी पहुंच सकती है कि जब ट्रिगर हैप्पी लगा दिया उसको, लेकिन मेरे विचार में उसके थोड़े चांस थोड़े से कम है। तो न्यूक्लियर वॉर के अभी चांसेस कम नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र जुड़ रहे हैं कीव से इस वक्त। 50 छात्र, सृष्टि हैं हमारे साथ। सृष्टि जी नमस्कार, आप कैसी हैं और आप महफूज हैं, कहां पर हैं इस वक्त कीव में, और वहां पर आपके आसपास इस वक्त क्या हो रहा है? कोई सायरन, कोई डर? हाँ जी, मैं कीव में अभी वेस्टर्न साइड में हूँ कीव के, और अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही सायरन बजे थे कर्फ्यू के कि अब सब लोग अपने घर चले जाएं। तो जस्ट मैं कुछ काम से बाहर गई थी, तो जैसे सायरन बजे मुझे भाग के घर आना पड़ा। नहीं तो क्योंकि कल मैं एक्चुअली घर से ही देख रही थी बाहर, तो कुछ लोग बाहर घूम रहे थे, तो उन लोगों को यूक्रेनियन आर्मी ने उन पे फायरिंग वगैरह की थी, इसलिए मुझे डर के वापस घर आना पड़ा। इस वक्त जहां आप हैं, आपने अपनी खिड़की पर कोई भारतीय झंडा लगाया हुआ है? कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने लगाया था, तो वो महफूज थे, उन्हें किसी ने तंग नहीं किया। आपने ऐसा कुछ किया है, तिरंगा लगाया है? नहीं। आपके पास है तो जरूर लगा दे। एक्चुअली मेरे पास नहीं है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको भेज दें। आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट लेकर अपनी खिड़की पर लगा दें, तो कम से कम भारतीय लोगों को वहां क्षति नहीं पहुंचाई जा रही, ऐसी खबरें हमें आ रही हैं। सृष्टि जी, आप जहां पर हैं वहां खिड़की से अगर आप दिखा सकें, कोई सड़क पे सब शांत है, लोग चल फिर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, बिल्कुल सुनसान है, लोग तो नहीं नजर आ रहे सड़क पर। सूरज ढल रहा है वहां पर। कुछ 1-2 गाड़ियां नजर आई वहां चलती हुई। तो सृष्टि जी, जहां पर आप रह रही हैं वहां पर लोग हैं आसपास के घरों में, या ये हॉस्टल है? कहां पर हैं आप?
ये मेरा फ्लैट है, मैं फ्लैट में रहती हूँ। और वहां उस बिल्डिंग में और लोग भी हैं आपके आसपास? आप अकेली तो नहीं है? डर तो नहीं रही? एक सेकंड, क्या बोला? मेरे को सुनाई नहीं आया। मैंने कहा आपके आसपास लोग हैं, कोई साथी जान पहचान वाला कोई है? आप अकेली तो नहीं इस है? बिल्डिंग में, इस घर में मैं अकेली हूँ। फ्लैट्स हैं आसपास कोई और? हाँ जी, फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स है, पर सब यहाँ के लोकल्स यूक्रेनियंस हैं। अच्छा, भारतीय कोई नहीं है? नहीं। आप इंडियन एम्बेसी के साथ संपर्क में हैं? देखिए, इंडियन एम्बेसी को कॉल तो लगता नहीं है, पर हाँ, वो एडवाइजरी जो देते हैं उसको हम ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, रेगुलरली न्यूज को देखते रहते हैं, ताकि कुछ भी नया है तो हम उसे चूक ना जाए हमसे। आप निकलना चाहेंगी वहां से? मौका मिले तो हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जी, मदद ये है कि यहाँ से हम सही सलामत, मैं बस बॉर्डर पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे लोग ग्रुप्स में जा रहे हैं, पर जैसे अभी मैं यहाँ पर अकेली फंसी हुई हूँ, तो मुझे थोड़ा वैसा मतलब डर भी लग रहा है कि अकेले कैसे जाएंगे, क्योंकि जो ट्रेन्स चल रही हैं उनमें इतनी भीड़ है कि लाइक लोग लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की, गिरना इधर उधर, तो मतलब डर रहेगा दिल में कि कैसे मैं निकलूं। और ऐसा भी है कि लोग वहां मतलब उस बॉर्डर के पास तक पहुंच जा रहे हैं उस सिटी में, और सिटी के बाद वहां जाके खड़े हुए हैं 2-2 दिन से उस स्टेशन पे, कोई उन्हें लेने नहीं आ रहा है कि बॉर्डर तक कैसे जाएं, उस स्टेशन के आगे कैसे बढ़े। तो सृष्टि जी, आपका नंबर हमारे पास मौजूद है और हम आपका नंबर इंडियन एम्बेसी तक जरूर पहुंचा देंगे। उम्मीद है आपसे इंडियन एम्बेसी जरूर संपर्क करेगी और आपको वहां से निकालने की पुरजोर कोशिश होगी। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमें जरूर कांटेक्ट करें। हमारा ट्विटर हैंडल है टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट में रहें और हम आपका नंबर दिए दे रहे हैं इंडियन एम्बेसी और सरकारी अफसरों को यहां पर, ताकि आपसे संपर्क साध सकें। लेकिन आप बिल्कुल डरिएगा मत, आपको हमारी बहुत 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 शुभकामनाएं। आप भारत का कोई झंडा अगर प्रिंट आउट ले सकें तो जरूर लेकर अपनी खिड़की पर लगाएं और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हम आपका मैसेज पहुंचा सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और आप तक संपर्क पहुंच सके। सृष्टि जी, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बस आपकी वापस लौटने की हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा और हमसे संपर्क में रहिएगा। थैंक यू सृष्टि फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल वीपी मलिक, फॉर्मर आर्मी चीफ, जनरल विज, ऑल्सो फॉर्मर आर्मी चीफ। आप सबका नमस्कार। जनरल मलिक, क्या कहूं, बच्चों से बात करके दिल थोड़ा सा दहल सा जाता है कि अकेले बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने इतना दिखाया है संयम और बहादुरी के इंतजार कर रहे हैं कि मदद मिलेगी तभी वहां से निकलेंगे सब। मतलब बहुत अच्छी बात है कि कुछ यंग बच्चे पैनिक नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहती हूं जनरल मलिक कि इस वक्त बेलारूस में रूस और यूक्रेन की बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों का जो एक मसल फ्लेक्सिंग है वो भी जारी है। आप क्या समझते हैं, ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूं कि जो बातचीत शुरू हुई है वो बहुत अच्छी बात है और उसी से ही, बातचीत से ही इस चीज का हल निकलेगा। और जो इस वक्त मुसीबत झेल रहे हैं यूक्रेन के लोग और हमारे देशवासी भी, तो तभी खत्म हो सकेगा जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो इस वक्त मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होगी दोनों की, और ये मैं समझता हूं कि राउंड कुछ देर तक चलेंगे। अब रूस ने क्यों ये शुरू किया है बातचीत का मामला, क्योंकि इन स्ट्रैटेजी थॉट इट इज बेटर टू अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी रादर देन द बिल्ट अप एरियाज ऑफ द एनिमी और द फोर्टिफाइड सिटीज ऑफ द एनिमी।
सो उनके भी हित में है कि थोड़ी देर के वक्फा मिल जाएगा उनको और वो दबाव अपनी तरफ से डाल सकेंगे। लेकिन ये अगर सीज फायर हो जाता है तो वो और भी अच्छी बात है। ये जो हमारे स्टूडेंट्स को विड्रॉल वहां से निकालने का है, मैं एक बात समझ नहीं सका हूँ, शायद कोई और मेरे साथी इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि हम लोग खार्किव से रूस की तरफ क्यों नहीं निकाल पाते हैं, हमारी कोशिश उधर क्यों नहीं जा रही है। इसी तरीके से कीव से भी जो रास्ता है बेलारूस की तरफ, हम लोग उसकी तरफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अगर वो भी रास्ते देखे जाएं तो हो सकता है कि खार्किव और कीव से हमारे बच्चों को और रास्ता मिल जाए। उनको खैर मदद तो देनी पड़ेगी अपनी एम्बेसी को। तो ये जो बातचीत है ये चलती रहेगी और उसके साथ साथ में रूस की तरफ से लड़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन जितना भी वक्फा बीच में मिलता है वो सबके लिए अच्छा है। मेरी समझ में ये भी है कि इस बातचीत का फायदा जो है दुनिया में भी हो रहा है और बातचीत का फायदा यूक्रेनियन को तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें रूस का ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि मैं समझता हूं कि अब उनको भी अभी देख लिया है उन्होंने कि अगला कदम उठाने का उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और दुनिया भर उनकी तरफ और भी उंगली उठाएगी। तो बातचीत इस वक्त सही बात है और जो चल रही है हम उम्मीद करते हैं कि ये चलती रहेगी। बहुत सही प्रश्न उठाया आपने। मैं सोनी साहब से पूछूंगी कि वो अगर जवाब दे सके, क्योंकि जनरल वीपी मलिक ने जो सवाल किया है, इस वक्त कई लेवल्स पर मीटिंग्स चल रही हैं। यूएनजीए के विजुअल्स आ रहे हैं आपके स्क्रीन के निचले हिस्से पर दाहिनी तरफ। यूएनजीए में इस वक्त बैठक जारी है। यूएनजीए के अलावा आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग है रात भारत के समय 1:30 बजे के करीब। दूसरी तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब ने अभी पुतिन साहब से बात करी है और ये बात मुझे लगता है ये कि शायद कुछ प्रेशर डालने की कोशिश होगी कि बातचीत से कोई मुद्दों का हल निकाला जाए। लेकिन सोनी साहब, जनरल मलिक ने ये बहुत सही सवाल उठाया कि हम बेलारूस की तरफ या रशिया की तरफ जाकर स्टूडेंट्स को क्यों नहीं निकाल रहे। इसमें कोई खास डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है या युद्ध इस तरफ से चल रहा है तो रिस्क फैक्टर ज्यादा है? मेरे विचार में जनरल मलिक का सुझाव बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो ईस्ट में है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जहाँ अगर हम डायरेक्टली रशियन बॉर्डर पे उनको भेजने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ डेंजर्स इन्वॉल्व है। लेकिन बेलारूस काफी लंबा उनका बॉर्डर है, उनके थ्रू अगर ले आए, क्योंकि वहां पर उनका रशियन प्रेजेंस भी है, यूक्रेनियन की तो बेलारूस की तो है ही, तो वो कंपेरेट अमंग जितनी भी जगह हैं इनमें से सबसे सेफेस्ट तो वही रहेगी। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि इसमें यूक्रेन का क्या रुख होगा, ये भी बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकली वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते कि हम इनको भगाने की कर रहे हैं, तो वो एक आइडिया सही कहा आपने कि यूक्रेन से बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी। जी जनरल एम्बेसडर, यू एग्री कि आप वहां थे तो चर्नोबल से वेस्ट से भी अटैक आया ना, गोमेल जहां बातचीत हो रही है, एक गोमेल से भी डायरेक्ट की पर आया है और यहां एक्सरसाइज चल रही थी तो काफी दूर लंबे तक जो ब्रेस्ट कॉरिडोर है नीचे आके जो ब्रेस्ट और जो अपना लवीव के ऊपर जो एरिया है, फिर उसमें आप बेलोरसिया जाओ या पोलैंड जाओ, एक जैसी बात है। लेकिन खार्किव से ऊपर जाना, खार्किव से ईस्ट जाना या और उधर सुमी से अटैक आया है, उधर चरनीर से अटैक आया, तो ये पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। इस तरफ जाना शायद यूक्रेन के बस में भी नहीं है और शायद वहां ज्यादा वहां पे गाड़ियां नहीं जा पाएंगी ऐसे जब तक लल ना हो बैटल में। ये बिल्कुल वैलिड है। पर मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूं जनरल मलिक सर कि ये एक बहुत वैलिड सजेशन है। ये हमें फर्स्ट डे जब पुतिन ने किया तब कर सकते थे। अब अगर हमें करना है तो मैं समझता हूं साउथ की तरफ आ सकते हैं। जो ईस्ट में लोग फंसे वो साउथ की तरफ आ सकते हैं, बिकॉज मारियापोल जरूर है लेकिन ओडेसा और इसके बीच में, खेरसन के बीच में कहीं ना कहीं रास्ता निकल सकता, क्रीमिया में लाए जा सकते मैं समझता हूं ईस्ट के लोग, बिकॉज वेस्ट बॉर्डर बहुत दूर रहेगा
और जो साउथ वेस्ट बॉर्डर है वो और भी दूर है। एम्बेसडर साहब आए। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल वेज भी हमारे साथ है, और जनरल वेज इस वक्त पब्लिक का एक सवाल है जो मैं आपसे लेना चाहती हूं। रायपुर से अजय भान सिंह का सवाल है कि क्या भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने और एडवाइजरी जारी करने में सरकार ने देर की। एक और सवाल है वाराणसी से प्रकाश कुमार मौर्य का, जो पूछ रहे हैं क्या यूक्रेन पर हमला करके पुतिन अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि पब्लिक समझना चाह रही है कि इस युद्ध में किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। थैंक यू नाविका। पहली बात तो ये है कि क्या एडवाइजरी देने में भारत सरकार ने देरी की। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं होगा कहना, क्योंकि ये बात का मालूम नहीं था कि किस वक्त लड़ाई शुरू हो जाएगी, और यही उम्मीद में सब बैठे थे कि शायद ये लड़ाई की नौबत आएगी नहीं। तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक जो था इसके बारे में ख्याल था। दूसरी बात है जो प्रश्न जो आपने पूछा कि इसमें रशिया का नुकसान होगा। अब रशिया की प्रॉब्लम ये है कि रशिया की मेन रिक्वायरमेंट है कि उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, और वहां पे इशू जो है वो ये है कि यूक्रेन है टोटल 300 किलोमीटर। अगर यूक्रेन नेटो में मिल जाता है तो ये भी एरिया इनका थ्रेटन हो जाएगा, और ये प्लेन सेक्टर है, यहाँ पे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो रशिया की सिक्योरिटी का रिस्क का फैक्टर बहुत हाई है, और वो इस रिस्क को लेने को तैयार नहीं है। और वो मेरे ख्याल में काफी वाजिब है कि उनको क्यों रिस्क लेना है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर खत्म हुई और उस टाइम पे ये फैसला हुआ था कि, और उस टाइम पे नेटो के 16 मेंबर थे कि और नेटो को नहीं बढ़ाया जाएगा, और ताकि बिल्कुल स्टेटस को रहे और रशिया की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं हो। तो ये पॉइंट था जो उस वक्त डिस्कस किया गया। और अगर अभी आप ऐसे ऐड करें, भी 30 मेंबर्स है, अब यूक्रेन भी आ गया तो उनकी जो सिक्योरिटी है और थ्रेटन्ड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में रशिया का कंसर्न तो वाजिब है, पर इस बात को अगर ज्यादा पीसफुली सुलझाया जा सकता तो शायद वो ज्यादा अच्छा होता। सही कहा आपने। 2 वीडियो पर सवाल भी आ रहे हैं, और जनरल मलिक ये सवाल जरूर सुनिएगा क्योंकि लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अनुज अग्रवाल दिल्ली से और अनिरुद्ध जैन देहरादून से। आइए सुनते हैं दोनों पब्लिक के सवाल क्या पूछ रहे हैं। आज यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं, और रशिया कहीं पे भी कंट्रोलिंग पोजीशन पे नजर नहीं आ रहा है। क्या ये पुतिन की एक मिसकैलकुलेशन है? क्या पुतिन फंस गए हैं और अब वो चाहकर भी इस युद्ध को ना तो रोक सकते हैं और ना ही जारी रख सकते हैं? मैं अनिरुद्ध जैन भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में देर क्यों? क्या पुतिन यूक्रेन पे अटैक करके फंस गए हैं? यूक्रेन वॉर में भारत को क्या करना चाहिए? जनरल मलिक, सबसे पहला सवाल वही कि क्या भारत सरकार ने देर की, विलंब किया स्टूडेंट्स को निकालने में, और दूसरा क्या पुतिन ये वॉर छेड़कर 5 दिनों बाद जब उन्हें कोई एडवांटेज इस वक्त कंट्रोल नहीं मिला है, तो क्या इस युद्ध के जाल में वो खुद फंस गए हैं? 2 सवाल जरूर जवाब दीजिएगा, जनता सुनना चाहती है। नाविका, पहली बात तो यह है कि हमारे एम्बेसीज ने एडवाइजरी देना शुरू कर दिया था लड़ाई छिड़ने से पहले भी, और काफी देर तक वो एडवाइजरी कई दे चुके हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो जिनके साथ में था उनको कह चुके हैं जाने के लिए। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे 4th ईयर में या 5th ईयर में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है वहां पर जाकर रहने का और पढ़ाई करने का, वो भी तो रिलक्टेंट थे। तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश की वजह से कोई देरी हुई है, और मैं ये भी बल्कि देश वालों की सराहना करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की सराहना करना चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे उसमें जुटे हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे और बाकी भी जो इंडियन नेशनल्स हैं वो निकल आएंगे। तो दूसरा सवाल जो है, मैं कुछ हद तक इस बात को मानता हूँ कि रूस ने जो अभी काम किया है और जो जिसको अभी वो पूरा नहीं कर पाए हैं पिछले 2-3 दिन में,
तो उसके लिए उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और वो नुकसान चाहे वो उसके बाद में कीव को कब्जा भी कर लेते हैं, सरकार को हटा भी लेते हैं, तब भी यूक्रेन के इलाके में इंसर्जेंसी और गुरिल्ला वॉरफेयर चलता रहेगा और वो रूस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। चाहे वो कुछ भी कर लें अभी यूक्रेन के ऊपर, लेकिन यूक्रेन के अंदर की जो लड़ाई है, चाहे बाहरी देशों की मदद से, अभी जैसे आपने सुना कि स्टिंगर मिसाइल आ गई हैं, एंटी टैंक गन्स आ गई हैं, बाकी हथियार भी आ गई हैं, तो अगर इस वक्त वो और कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं, तब भी उनको एक बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो भी लोग हैं वो उनको वहां पर नहीं चाहते हैं। तो ये दूर की सोचने के लिए मैं समझता हूं कि ये काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग अपना जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको पिछले 2-3 दिन में नहीं कर पाए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा लेसन भी आता है इन चीजों में, और वो लेसन ये है कि किसी देश को, बड़े देश को समझना कि हम छोटे देश को हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे, उसके ऊपर पूरा ऑक्युपाई कर लेंगे, तो ये सीखना चाहिए बड़े देशों को भी कि ये इतना आसान नहीं है। आप उसके छोटे हिस्से को कैप्चर कर लें, जैसे डॉनबास के एरिया में पहले रूसियों ने आके उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, वहां तक हालत ठीक है, लेकिन यू वांट टू ऑक्युपाई द होल कंट्री, that is not going to be possible in future, and those are the signs that one is seeing here in Ukraine today. जनरल मलिक, पता नहीं आपका इशारा था या नहीं, पर मुझे उम्मीद है चीन इस वक्त जरूर आपकी बात सुन रहा होगा और हर भारतीय चाहेगा कि चीन शायद समझ भी रहा होगा कि आपका इशारा किस तरफ है। जनरल द्विवेदी साहब, आप कहना। मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। कल मैं 2 स्टूडेंट के साथ मिला, वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी ने उनको बोला कि देखो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई पर जोर दो, तो इसमें कुछ हद तक यूनिवर्सिटी का दोष है। और दूसरा, जब अपने स्टूडेंट बॉर्डर पार करने लगे उस टाइम बहुत मिनिमल प्रेजेंस थी अपनी एम्बेसीज की, तो अगर उस टाइम कुछ ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो जा सकते थे। अभी जैसे मिनिस्टर जा रहे हैं तो ये अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा, एम्बेसी से ऊपर हो जाएगा, तो काफ़ी उनको सहूलत मिलेगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस जो होती है वो इंसान को मारती है। तो अभी पुतिन साहब ने सोचा कि देखो ये तो फ्री रन है, उन्होंने ब्लिट्सक्रीग किया, मैग्नेट फोर्सेस को ले गए और सोचा कि ये हथियार डाल देंगे। जब ज़ेलेंस्की साहब ने अपनी हेलमेट पहन के, अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वो सामने आए तो एकदम कहानी काफ़ी बदल गई। तो इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द अपोजिशन। मैं एक छोटा सा कमेंट दूंगा, क्योंकि दोनों चीफ एक्स चीफ बैठे हैं। देखिए, जब लड़ाई होती है ना, ये कह देना कि पुतिन अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे डाल रहे हैं, तो मेरे दोनों चीफ एग्री करेंगे कि जब भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है पूरी तैयारी करते हैं और फिर सबको अलर्ट पे करते हैं। तो अगर उसने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस अलर्ट की है, अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स अलर्ट की है, तो बिल्कुल ठीक किया, और एक बहुत ही डिफेंसिव स्टेप है जैसे उसने किया है। दूसरी बात, इसका असर होगा अगर आप रशिया की पॉपुलेशन को डरा रहे हो, सैंक्शंस लगा के, काट के, उसको इधर से ब्लॉक कर दो, हवाई जहाज बंद कर दो। इसका एम्बेसडर साहब से पूछिए, आज आप भेजिए 2-4 मेरे साथ, पोलैंड में, चेक में, स्लोवाकिया में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज ओवररन हुई ना बार बार, ऑस्ट्रिया में, वहां इतना भय होगा कि जिसने बोला था, सब कह रहे थे लड़ाई नहीं होगी, इसने यूक्रेन में गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं मैं अलर्ट पे हूं, वो कह रहे नहीं, वहां एक भय होगा, इस चीज का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाएगा। पुतिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे, पुतिन मतलब न्यूक्लियर, पुतिन कभी भी यूक्रेन में, एम्बेसडर विल एग्री, these are mind games. These are mind games, और माइंड गेम ऑफ पॉपुलेशन ऑन द पॉपुलेशन ऑल्सो, सो दैट पॉलिटिकल प्रेशर कम। देखिए, यूक्रेन में स्लोवाक और रूस की जो रेस है उस पर वो कभी न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके पास और असला बहुत भारी है। अभी उसने सिर्फ एक पंच लाए हैं, रैकी पंच। बिल्कुल, अभी ट्रेलर दिखाया है, बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन दुनिया यही उम्मीद करेगी कि शायद पूरी जंग ना हो, बातचीत से रास्ता निकले, क्योंकि जब भी युद्ध हुआ है उसमें जो भी कर लीजिए, रूस कर ले, यूक्रेन कर ले, ईयू कर ले, अमेरिका कर ले, मरने वाला और खामियाजा भुगतने वाला सिर्फ आम इंसान होता है। इसलिए युद्ध
शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ये हमारा आखिरी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और हम सब उम्मीद करेंगे कि आज UNGA हो या UNSC हो या फिर पुतिन और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत हो उसमें कोई मध्यस्थता का रास्ता निकले, क्योंकि हम पहले ही वॉर टोन रीजन्स दुनिया में देख चुके हैं, चाहे वो पैलेस्टीनिया हो चाहे वो सीरिया हो। यूक्रेन के लिए एक और ऐसा इलाका बनना शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जान माल का जिसे फर्क पड़ता है वो अक्सर आम आदमी का होता है। और आज बस कुछ ही देर में मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री के 4 दूत निकल जाएंगे बाकी के छात्राओं को वापस लेकर आने के लिए। ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा और ऑपरेशन गंगा के तहत कितने लोग बचाए जा सकते हैं ये सबसे ज्यादा अहम रहेगा, कम से कम भारत के लिए। दर्शकों, आप सबका सवाल पब्लिक का में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगी अपने विशेषज्ञों का जिन्होंने हमारे साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब दिया। नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम। ध्यान रखिएगा अपना भी और प्रार्थना करेंगे हम सारे भारतीयों की स्वदेश वापस एकदम अच्छे से सेफ तरीके से वापसी। नमस्कार।